हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। सो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 ऑफ रूमेटिक फीवर एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ रूमेटिक फीवर। सो पार्ट 1 में मैंने बताया था कि रूमेटिक फीवर क्या होता है, उसके कोजेस, पैथोजेनेसिस एंड साइन एंड सिम्टम्स। सो इस वीडियो में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस ऑफ रूमेटिक फीवर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस ऑफ रूमेटिक फीवर या फिर हाउ टू डायग्नोज रूमेटिक फीवर। सो रूमेटिक फीवर को कैसे डायग्नोज करेंगे? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। सो कोई भी डिसीज कंडीशन है उसमें जब भी हम डायग्नोज करते हैं या फिजिशियन डायग्नोज करता है, सो वो क्या देखता है? सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। सो मेडिकल हिस्ट्री में क्या होगा? मेडिकल हिस्ट्री में अगर हम रूमेटिक फीवर की मेडिकल हिस्ट्री ले रहे हैं तो सबसे पहले हम पेशेंट की एज, जेंडर एंड फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे। सो फैमिली हिस्ट्री इसमें क्यों पूछेंगे? क्योंकि फैमिली हिस्ट्री हो सकता है कि उसकी जो फैमिली है उसमें कोई ऐसा जीन हो जो कि उसे ससेप्टिबल बनाता है रूमेटिक फीवर के लिए। तो हमने प्रीवियसली पढ़ा था कोजेस में कि जीन फैमिली टू फैमिली ट्रांसफ़र होते हैं। रूमेटिक फीवर के लिए भी जीन फैमिली टू फैमिली ट्रांसफ़र होते हैं, जो जीन्स किसी एक पर्टिकुलर फैमिली को ज़्यादा ससेप्टिबल बनाते हैं रूमेटिक फीवर के लिए। सो फर्स्ट हम फैमिली हिस्ट्री कंसीडर करेंगे, देन उसके बाद हम मेडिकल हिस्ट्री में ये भी पूछेंगे कि प्रीवियसली पेशेंट को, क्लाइंट को कोई स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, या फिर स्ट्रेप थ्रोट तो नहीं हुआ था, स्कारलेट फीवर तो नहीं हुआ था। तो प्रीवियसली मेडिकल कंडीशन हम उसकी लेंगे, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने पेशेंट से ये जानना है। पहले हम पेशेंट से पूछेंगे एंड देन हम अपने टेस्ट परफॉर्म करेंगे कि उसको कोई स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, या फिर सोर थ्रोट तो नहीं हुआ था। देन उसके बाद हम मेडिकल हिस्ट्री में ये भी पूछेंगे कि आपको प्रीवियसली रूमेटिक फीवर की कोई डिसीज कंडीशन पहले तो नहीं हुई जो कि दोबारा रिकरेंट हुई हो। देन फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे। नाउ फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा? हेड टू टो एग्जामिनेशन होगा। सो रूमेटिक फीवर किसको अफेक्ट करता है? हार्ट को अफेक्ट करता है, हार्ट को भी अफेक्ट करता है, इसलिए हम हार्ट साउंड्स देखेंगे। फिजिशियन हार्ट साउंड्स देखेगा कि कोई एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स तो नहीं है, स्टेथोस्कोप के थ्रू चेक करेगा। देन जॉइंट्स को भी अफेक्ट करता है, तो हम पेशेंट की मूवमेंट चेक करेंगे कि उसको जॉइंट मूवमेंट में कोई पेन तो नहीं हो रही, जॉइंट्स में कोई इन्फ्लामेशन, रेडनेस तो नहीं है। देन ये ब्रेन को भी अफेक्ट करता है, इसलिए हम देखेंगे कि पेशेंट को कोई जर्की मूवमेंट्स या फिर इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स तो नहीं है। सो हम हेड टू डो एग्जामिनेशन करेंगे इसमें रूमेटिक फीवर से रिलेटेड। देन उसके बाद आता है हमारा मस्ट हैव एन इन्फेक्शन विद ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमें पता है कि मेन कोज क्या है रूमेटिक फीवर का? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, दैट इज ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। तो अगर इस बैक्टीरिया से प्रीवियसली कोई इन्फेक्शन हुआ है या फिर करंटली कोई इन्फेक्शन हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो रूमेटिक फीवर में कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सो हम पेशेंट से ये पूछेंगे कि उसको कोई स्ट्रेप थ्रोट तो नहीं था, क्योंकि स्ट्रेप थ्रोट किससे? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया से हुआ है, या फिर स्कारलेट फीवर तो नहीं था जो कि कॉम्प्लिकेशन हो सकती है रूमेटिक फीवर की। तो हमें पता है कि बेसिकली जो कॉमनली ये चीज़ पाई जाती है वो 5 to 15 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन में पाई जाती है। वैसे एडोलेसेंट में भी होता है, बट मेन फोकस हम 5 to 15 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन में करेंगे। देन आता है मस्ट हैव 2 मेजर और 1 मेजर और 2 माइनर जोन्स क्राइटेरिया। नाउ यहाँ पर 2 डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज बनाए गए हैं। सो मैंने ये साइन एंड सिम्टम्स में भी डिस्कस किए थे। फर्स्ट है मेजर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड सेकंड इज माइनर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। नाउ मेजर सिम्टम्स क्या है? कार्डाइटिस। कार्डाइटिस क्या है? हार्ट में अगर हार्ट को अफेक्ट किया तो हार्ट में जो लेयर्स हैं हार्ट की, 3 लेयर्स है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, उसमें इन्फ्लामेशन होगी, तो कार्डाइटिस फर्स्ट मेजर क्राइटेरिया। देन पोलीअर्थराइटिस। पोलीअर्थराइटिस इज जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होना, तो मैनी जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होना, जैसे कि नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, सो दैट इज पॉलीअर्थराइटिस, और साथ में पेन भी होना, सीवियर पेन जॉइंट्स में। देन कोरिया। कोरिया क्या है? कि अगर ब्रेन को अफेक्ट करता है रूमेटिक फीवर तो ब्रेन के जो कनेक्टिव टिश्यू उसको अफेक्ट करेगा, बेसल गैंग्लिया को अफेक्ट करेगा, जिसके कारण कोरिया इज इनवॉल्यूंटरी जर्की मूवमेंट्स। सो इनवॉल्यूंटरी जर्की मूवमेंट्स होती है पेशेंट में, अनकंट्रोलेबल भी होती है वो, तो दैट इज कोरिया। कोरिया के बाद हम देखते हैं एरिथमा मार्जिनेटम। एरिथमा मार्जिनेटम अगर स्किन को अफेक्ट करता है रूमेटिक फीवर, सो स्किन में क्या सिम्टम देखने को
मिलता है कि रेड रैशेस हो जाते हैं स्किन में। और वो रेड रैशेस कैसे होते हैं, वो सेंटर से तो हील हो जाते हैं लेकिन मार्जिन से वो रेड और इन्फ्लेम्ड ही रहते हैं, जिसको बोलते हैं एरिथमा मार्जिनेटम। देन आता है सबक्यूटेनियस नोड्यूल। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होते हैं जब रूमेटिक फीवर सबक्यूटेनियस टिश्यू को अफेक्ट करता है। सो सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होते हैं कि हमारे स्किन के अंदर नोड्यूल्स बन जाते हैं, बम्प्स बन जाते हैं जो कि पेनलेस होते हैं। सो दीज आर सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, स्मॉल एंड पेनलेस नोड्यूल्स। सो ये होते हैं मेजर क्राइटेरिया। नाउ 2 मेजर या फिर 1 मेजर क्राइटेरिया होना जरूरी है। सो अगर मेजर क्राइटेरिया को ही हम देखते हैं तो 2 मेजर क्राइटेरिया होने जरूरी है, जैसे कि कार्डाइटिस या फिर पॉलीअर्थराइटिस या फिर कार्डाइटिस या फिर कोरिया या फिर पॉलीअर्थराइटिस या फिर कोरिया या फिर इन सब में से कोई 2। देन माइनर क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं। इसमें आता है अर्थरेल्जिया। अर्थरेल्जिया इज जॉइंट्स में पेन, हाइपरपायरेक्सिया दैट इज फीवर। सो फीवर क्या होता है, यूजुअली लो ग्रेड होता है, 100, 101, मुश्किल से ये 101 से ऊपर जाता है। देन आता है हाई ESR। अब ये ESR और C रिएक्टिव प्रोटीन क्या है, ये क्या है, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स। अगर हमें कोई इन्फ्लामेशन होती है तो हमारी बॉडी में ये जो मार्कर्स हैं इनका लेवल हाई हो जाता है, जो कि इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है। सो ESR दैट इज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और C रिएक्टिव प्रोटीन, इन दोनों का लेवल क्या होगा, हाई होगा। देन आता है प्रोलॉन्ग PR इंटरवल। नाउ जो ECG फाइंडिंग्स हैं, ECG फाइंडिंग में भी PR इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा। इट मीन्स एबनॉर्मल ECG फाइंडिंग होगी जिसमें PR इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा। नाउ 2 मेजर, अगर हम सिर्फ मेजर क्राइटेरिया को देखें तो 2 मेजर सिम्टम्स, 2 मेजर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होने ज़रूरी है, तभी हम कहेंगे कि क्या है पर्सन को रूमेटिक फीवर। लेकिन उससे भी पहले पेशेंट को क्या होना चाहिए, मस्ट क्या है, ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है। सो ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया से अगर इन्फेक्शन हुआ है, फिर हम मेजर क्राइटेरिया देखेंगे, उसमें हम 2 देखेंगे कि ये 2 सिम्टम्स उसमें प्रेजेंट है, सो इट मीन्स रूमेटिक फीवर हो सकता है। देन अगेन एक चांस क्या है, एक केस ये है और दूसरा केस क्या है, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, 1 मेजर, अगर इनमें से हमें कोई भी एक मिल रहा है, सपोज पॉलीअर्थराइटिस मिल रहा है, और 2 माइनर जोन्स क्राइटेरिया, तो 2 माइनर जोन्स में हम क्या देखेंगे, इनमें से कोई 2, सपोज अर्थरेल्जिया है या फिर हाई ESR है, हाई C रिएक्टिव प्रोटीन है या फिर प्रोलॉन्ग PR इंटरवल है, कोई भी इनमें से 2। तो ये क्राइटेरिया देख के हम बोल सकते हैं कि पेशेंट को क्या है, रूमेटिक फीवर। उसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और एक्कोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हमें पता है ECG। सो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो हम रिकॉर्ड करते हैं ECG से। सो ECG में अब नॉर्मल फाइंडिंग्स आती हैं जैसे कि प्रोलॉन्ग PR इंटरवल। सो ये भी एक टेस्ट है टू डायग्नोज रूमेटिक फीवर। देन आता है एक्कोकार्डियोग्राम। एक्कोकार्डियोग्राम में हम एक्को मीन साउंड वेव्स का यूज करते हैं हार्ट की इमेजेस ऑब्टेन करने के लिए। तो हार्ट की क्लियर इमेज देखने के लिए हम साउंड वेव्स का यूज़ करते हैं। हार्ट की इमेज हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये रूमेटिक फीवर क्या करता है कि जो हार्ट की लेयर्स हैं उनको अफेक्ट करता है, इन्फ्लामेशन करता है उसमें। तो अगर हार्ट की एंडोकार्डियम लेयर या फिर मायोकार्डियम लेयर में इन्फ्लामेशन हुई है तो काफ़ी चांसेस हो सकते हैं कि वॉल्स में डिस्टर्बेंस हो, वॉल्स एनलार्ज हो गए हों। तो ये सब देखने के लिए एक्कोकार्डियोग्राम करते हैं। देन आता है हमारे ब्लड टेस्ट। नाउ ब्लड टेस्ट भी हम परफॉर्म करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ब्लड टेस्ट में हम क्या देखेंगे, फर्स्ट एंटीबॉडीज टू स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इन द ब्लड। फर्स्ट हम चेक करेंगे कि अगर हमने देखना है, हमने यहाँ पर क्या बोला था, इन्फेक्शन विद ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया होना जरूरी है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि पर्सन को स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ था। तो अगर उसको स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी बॉडी में हमें एंटीबॉडीज मिलेंगी स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो इसको चेक करने का भी क्या मेथड है, दैट इज ASO। नाउ ASO में क्या होता है, दैट इज स्ट्रेप्टोलाइसिन O। स्ट्रेप्टोलाइसिन O क्या है, जो कि ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं, वो स्ट्रेप्टोलाइसिन O प्रोड्यूस करते हैं, ये सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। नाउ इसके अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज बनी हुई हैं तो उनको बोलते हैं एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O। तो एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O का लेवल अगर हाई है, दैट इज ASO का लेवल हाई है, तो इट मीन्स कि उसको कोई स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है, दैट इज ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है। तो इसलिए हम चेक कर लेंगे कि एंटीबॉडीज बनी हुई है इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, अगर बनी है इट मीन्स उसको वो इन्फेक्शन हुआ है। देन नेक्स्ट आता है इंफ्लामेटरी मार्कर्स। सो इंफ्लामेटरी मार्कर्स मैंने अभी बताया क्या है, ESR और C रिएक्टिव प्रोटीन। अगर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हाई है और या फिर C रिएक्टिव प्रोटीन हाई है ब्लड में, तो इट मीन्स इंफ्लामेशन हुई है। नेक्स्ट आता है थ्रोट स्वैब।
नाउ थ्रोट स्वैब क्या होता है? थ्रोट स्वैब होता है क्योंकि यहाँ पर मेन जो रीज़न है रूमेटिक फीवर होने का वो क्या है? स्ट्रेप थ्रोट। सो स्ट्रेप थ्रोट होता है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया से, और स्ट्रेप थ्रोट अगर अनट्रीटेड रह जाए, अच्छे से ट्रीट ना हो, तो वो कॉम्प्लिकेशन बन सकती है रूमेटिक फीवर। तो इसलिए हम थ्रोट स्वैब लेंगे। इसमें थ्रोट स्वैब से हम कल्चर करेंगे, बैक्टीरिया को देखेंगे और चेक करेंगे कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया है। अगर है तो डायग्नोज हो जाएगा कि स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया वहाँ पर मस्ट है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया प्रेजेंट है। उसके बाद हम मेजर क्राइटेरिया, माइनर क्राइटेरिया, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया से फाइंडिंग्स लेंगे, ईसीजी करेंगे, एकोकार्डियोग्राम करेंगे और ब्लड टेस्ट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिक फीवर। सो जब भी हमने मैनेजमेंट करनी है या ट्रीटमेंट देखना है रूमेटिक फीवर का, तो हमने कुछ गोल्स ध्यान में रखने हैं। सो ये गोल्स क्या हैं? फर्स्ट इज डिस्ट्रॉय एनी रिमेनिंग ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। तो अगर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है, सो वो उसकी कॉम्प्लिकेशन है। सो दिस इज मस्ट क्राइटेरिया कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है, तभी वो रूमेटिक फीवर बोला जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की ही कॉम्प्लिकेशन है। तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है करंटली, तो हम उसको ट्रीट करेंगे एंटीबायोटिक्स के साथ, उसको इरेडिकेट करेंगे। सो अगर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया करंटली प्रेजेंट है तो हमने उसको एलिमिनेट करना है। प्लस अगर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का कोई प्रीवियस इन्फेक्शन भी हुआ है और ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया रिमेनिंग है अभी भी बॉडी में, तो उसको हमने डिस्ट्रॉय करना है। सो फर्स्ट गोल हमारा ये होगा। नेक्स्ट इज रिलीव सिम्टम्स। देन हमें सिम्टम्स रिलीव करने, क्योंकि इससे जो सिम्टम्स हैं वो भी मेजर हैं, जैसे कि जॉइंट पेन, हार्ट में इन्फ्लामेशन होना। सो क्या है? कार्डाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर क्राइटेरिया है, हार्ट को अफेक्ट करता है रूमेटिक फीवर, तो इसको क्या बोलते हैं? रूमेटिक हार्ट डिसीज। सो जॉइंट्स को भी अफेक्ट करता है। सो हमने उनके सिम्टम्स को रिलीव करना है, सेकंड गोल ये है। देन है कंट्रोल इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करना है। इन्फ्लामेशन हो रही है, जॉइंट्स में हो रही है, हार्ट में हो रही है। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिंग रिकरिंग एपिसोड्स ऑफ रूमेटिक फीवर। नाउ रूमेटिक फीवर रिकर ना हो जाए। रिकर मतलब दोबारा से ना वापस आ जाए। एक बार ट्रीट हुआ, रूमेटिक फीवर ठीक हुआ थोड़ा सा, तो चांसेस है कि दोबारा से भी वो वापस आ सकता है, तो हमने उसको भी प्रिवेंट करना है। सो ये हमारे गोल्स हैं। सो इसमें फर्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट आती है एंटीबायोटिक थेरेपी। सो फर्स्ट एंड प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक थेरेपी, क्योंकि हमने बैक्टीरिया को किल करना है, एरेडिकेट करना है बॉडी से। देन फॉर ट्रीटमेंट प्लस प्रिवेंशन। सो ये दोनों केसेस के लिए यूज़ होता है। हम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ यूज़ कर रहे हैं, प्लस प्रोफाइलेक्सिस और प्रिवेंशन के लिए भी, ताकि जो बैक्टीरिया है वो दोबारा से वापस ना आ जाए या फिर रूमेटिक फीवर दोबारा से रिकर ना हो जाए। सो इसमें जो हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे वो है पेनिसिलिन्स। सो पेनिसिलिन्स मोस्टली यूज़ होती हैं अगर एलर्जी है किसी को पेनिसिलिन से, तो देन हम एरिथ्रोमाइसिन पर मूव करते हैं। और पेनिसिलिन के ऑप्शन आते हैं प्रोकेन पेनिसिलिन जी, बेंजाथीन पेनिसिलिन एंड फिनॉक्सीपेनिसिलिन। सो जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है ये शॉर्ट टर्म नहीं होगा, लॉन्ग टर्म होगा। मे बी 5 to 10 ईयर्स के लिए भी ये ट्रीटमेंट या थेरेपी हमें देनी पड़ सकती है, ताकि जो रूमेटिक फीवर है वो रिकर ना हो जाए। सो प्रोफाइलेक्सिस पर्पस के लिए भी हमें एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा आता है एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। सो एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स वो होते हैं जो कि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं। सो रूमेटिक फीवर में हम देख रहे हैं कि मेजर क्राइटेरिया में बहुत ज़्यादा जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं वहाँ पर भी इन्फ्लामेशन हो रही है, जैसे ब्रेन में पेरिकार्डाइटिस, तीनों लेयर्स अफेक्ट हो रही हैं, वॉल्स अफेक्ट हो रही हैं, क्योंकि एंडोकार्डाइटिस क्या है? वॉल्स को भी लाइन कर रही है। तो जो वॉल्स अफेक्ट हो रहे हैं तो मिट्रल वॉल्व और बेसिकली आयोटिक वॉल्व को ज़्यादा ये अफेक्ट करती है रूमेटिक फीवर। तो इन वॉल्व्स में इन्फ्लामेशन होने के कारण वहाँ स्कारिंग भी हो रही है, हार्डनिंग हो रही है, फाइब्रोसिस हो रही है, रीगर्जिटेशन भी हो रही है और स्टेनोसिस भी हो रही है। तो हमने इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करना है, इसके लिए हम देंगे पेन रिलीवर्स देंगे, स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए देंगे, फीवर को रिड्यूस करने के लिए देंगे एंड इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए एजेंट्स देंगे। तो हम क्या देंगे? एस्पिरिन पेन भी रिलीव करता है, स्वेलिंग, फीवर, इन्फ्लामेशन भी रिलीव करता है, या फिर नेप्रोक्सन। एंड सीवियर केसेस में हमें स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ती है, दीज आर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे कि प्रेडनिजोन। नेक्स्ट हमारा आता है एंटी कन्वर्जेंस। नाउ एंटी कन्वर्जेंस हम क्यों देंगे? क्योंकि ब्रेन को भी इफेक्ट करता है। सो ब्रेन में जो बेसल गैंग्लिया है वहाँ पर जो मोटर टारगेट है, मोटर सेंटर है, वहाँ पर इफेक्ट करता है। तो उसके कारण क्या होता है? जर्की मूवमेंट्स होती है, इनवॉल्यूंटरी और रैपिड अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स होती है, इसलिए हम एंटी कन्वर्जेंस देंगे कन्वर्जेंस को प्रिवेंट करने के लिए। इसके लिए हम देंगे वैल्प्रोइक एसिड और कार्बामेज़ेपिन। सो दीज आर द बेसिक ट्रीटमेंट। ये बेसिक ट्रीटमेंट तो चलेगा ही चलेगा, बट अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो गई हैं, जैसे कि वॉल्स हमारे डैमेज हो गए हैं हार्ट के, तो उसके लिए हमको सर्जरी भी ऑप्ट करनी पड़ सकती है। सो सर्जरी में बी नीडेड टू रिपेयर और रिप्लेस द डैमेज वॉल्स।
नाउ नेक्स्ट हमारा आता है प्रिवेंटिव मेजर्स। अब हम रूमेटिक फीवर को प्रिवेंट कैसे करेंगे। सो हमने जो प्रिवेंशन है वो कोजेस से लिंक करके चलनी है। सबसे पहले हमने देखा था कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि ओवर क्राउडिंग, पुअर सैनिटेशन, पॉवर्टी, सो इन चीज़ों को हमने ठीक करना है, हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करनी है, ओवर क्राउडिंग नहीं करनी, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है ताकि स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के जो चांसेस हैं स्प्रेड होने के वो कम हो जाए। नेक्स्ट इज अगर किसी पर्सन को हो चुका है इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया से, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया से, और अगर वो सीवियर है, सपोज अगर हार्ट को अफेक्ट कर रहा है, तो हार्ट को अफेक्ट कर रहा है या फिर जॉइंट्स को अफेक्ट कर रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं, और इवन सीवियर केसेस में स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट के लिए भी बोलते हैं। उसमें पेशेंट को जस्ट वॉशरूम की नीड है तो उसके लिए वो जा सकता है, अदरवाइज उसको स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट फॉलो करनी होती है। तो हमारी नर्सिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम डेली एक्टिविटीज़ में पेशेंट को असिस्ट करेंगे। देन मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज जॉइंट पेन है, जॉइंट इन्फ्लामेशन है, तो पर्सन को मूव होने में बहुत ज़्यादा पेन होता है। सो इसके लिए हम रेंज ऑफ मोशन जो एक्सरसाइजेज होती हैं, ROM एक्सरसाइजेज, वो फॉलो करवाएंगे पेशेंट से। प्लस जो एंटीबायोटिक रेजिमी है उसके लिए हमने पेशेंट को अडियर करवाना है ताकि वो अपनी एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरी पे स्ट्रिक्टली अडियर रहे एंड बीच में एंटीबायोटिक कोर्स स्किप ना हो। सो ये सब बातों का ध्यान हमने रखना है। So for more videos of medical surgical nursing, you can check the playlist of MSN on my channel. And if you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.